नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्राइम गाथा चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में भी हम रोज की तरह दो सनसनीखेज कहानियां लाए हैं। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये कहानी हरियाणा के रोहतक जिले के डोब गांव की है, जहां की आबोहवा में खेती किसानी की महक और पुरखों की विरासत रचीब सी है। इसी गांव के एक संपन्न परिवार में मग्न सुहाग नाम का एक युवक रहता था। मग्न की जिंदगी बहुत ही सुव्यवस्थित थी। उसके पास करीब 15 से 20 करोड़ रुपए की पुश्तैनी जमीन थी। रहने को आलीशान मकान थे और समाज में रुतबा था। मग्न स्वभाव से सीधा, सरल और थोड़ा भावुक किस्म का इंसान था। उसे कभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी ये सरलता ही एक दिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। उसकी जिंदगी के सामान्य ढर्रे में बदलाव उस वक्त आया जब उसने मनोरंजन के लिए अपने मोबाइल पर इंस्टाग्राम चलाना शुरू किया। रील देखते देखते मग्न की नजर दिव्या नाम की एक महिला पर पड़ी। दिव्या के वीडियो आकर्षक थे और उसका अंदाज मग्न के ग्रामीण परिवेश से बिल्कुल अलग था। दिव्या उस समय गुजरात के विभिन्न बड़े होटलों में काम कर रही थी। मग्न ने उसके वीडियो पर कमेंट्स किए, फिर मैसेज का सिलसिला शुरू हुआ। दिव्या ने जैसे ही मग्न की प्रोफाइल देखी और उसे उसके आर्थिक बैकग्राउंड का अंदाजा हुआ, उसने मग्न से बड़ी चालाकी से बात करनी शुरू कर दी। वो अपनी बातों से मग्न को ये एहसास दिलाने लगी कि वो उसके लिए बहुत खास है। मग्न, जो अब तक शहरी चकाचौंध और सोशल मीडिया के मायाजाल से अनजान था, वो दिव्या की मीठी बातों में फंसता चला गया। दिव्या ने धीरे धीरे मग्न के मन में अपने लिए जगह बना ली और उसे बार बार मिलने के लिए गुजरात बुलाने लगी। मग्न बार बार गुजरात जाता, वहां महंगे होटलों में ठहरता और दिव्या पर खूब पैसा खर्च करता। वो पूरी तरह से दिव्या के आकर्षण के वश में हो चुका था। मग्न को लग रहा था कि उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है, लेकिन हकीकत में ये दिव्या की एक सोची समझी योजना थी। दिव्या के मन में मग्न के प्रति प्रेम नहीं, बल्कि उसकी सैकड़ों एकड़ जमीन और संपत्ति के प्रति गहरा लालच था। इसी लालच को अंजाम देने के लिए दिव्या ने साल 2019 में मग्न से शादी करने का प्रस्ताव रखा। मग्न तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा था, उसने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन इस रिश्ते की नींव ही झूठ पर टिकी थी। दिव्या ने मग्न से ये बात पूरी तरह छिपा ली थी कि वो पहले से शादीशुदा है। उसका विक्की नाम का एक पति था और उनका एक बेटा भी था, जो मुंबई में विक्की के साथ रहता था। दिव्या ने मग्न को अंधेरे में रखा और खुद को कुंवारा बताया। जब दिव्या के परिवार को पता चला कि वो मग्न से शादी कर रही है, तो उन्होंने इस शादी का कड़ा विरोध किया। वे शायद दिव्या की फितरत से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने दिव्या से अपने सारे संबंध तोड़ लिए और उसे बेदखल कर दिया। शादी के बाद मग्न जब दिव्या को लेकर अपने गांव डोब पहुंचा, तो वहां भी हंगामा खड़ा हो गया। मग्न का परिवार एक सम्मानित और पारंपरिक जाट परिवार था। वे एक गैर बिरादरी की लड़की को, जिसके अतीत और काम के बारे में वे कुछ नहीं जानते थे, अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। घर में कई दिनों तक तनाव रहा, लेकिन मग्न अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने अपने माता पिता से साफ कह दिया कि अगर वे दिव्या को नहीं अपनाएंगे तो वो भी घर छोड़ देगा। मग्न के प्यार और जिद के आगे उसके घरवाले बेबस हो गए और उन्होंने भारी मन से इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। शादी के बाद साल 2021 में दिव्या ने एक बेटे को जन्म दिया। मग्न को लगा कि अब उसका परिवार पूरा हो गया है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन परेशानी तो अब शुरू होनी थी। दिव्या का मन गांव की शांत और मर्यादित जिंदगी में नहीं लग रहा था। उसे होटलों की नाइट लाइफ और आजादी की आदत थी। जब वो डोब गांव में रहती, तो उससे मिलने के लिए अक्सर बाहरी लोग या उसके पुराने परिचित आते थे। एक छोटे से गांव में, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, मग्न के घरवालों को दिव्या का ये व्यवहार खटकने लगा। वे उसे टोकते थे कि वो अजनबियों से न मिले और घर की मर्यादा का ध्यान रखे। दिव्या को ये टोकना अपनी आजादी में दखल लगने लगा। वो घर में अक्सर कलेश करने लगी। मग्न के माता पिता भी
दिव्या के पुराने काम और उसके बर्ताव से खुश नहीं थे। रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर दिव्या ने मग्न पर दबाव बनाया कि वे गांव छोड़कर शहर में रहें। मग्न ने फिर से हार मानी और अपनी पत्नी की खुशी के लिए रोहतक शहर में एक किराए का कमरा ले लिया। शहर आने के बाद दिव्या के शौक और भी ज्यादा बढ़ गए। उसे अब हर महीने नए कपड़े, महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कीमती उपहार चाहिए होते थे। मग्न ने उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी खेती बाड़ी में खूब जीतोड़ मेहनत की, लेकिन दिव्या की फरमाइशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन उसने मग्न से आईफोन दिलाने की जिद पकड़ ली। हालांकि मग्न करोड़ों की जमीन का मालिक था, लेकिन तत्काल नकद रुपयों की कमी थी। अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मग्न ने एक फूड डिलीवरी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम शुरू कर दिया। जो शख्स करोड़ों का मालिक था, वो धूप और बारिश में साइकिल और बाइक पर खाना पहुंचाने लगा। उसने दिन रात मेहनत करके करीब 1.5 लाख रुपए कमाए और अपनी पत्नी को आईफोन दिलवाया। मग्न को लगा कि शायद अब दिव्या खुश रहेगी, लेकिन वो गलत था। बेटे के जन्म के बाद दिव्या कुछ समय के लिए फिर गांव गई, लेकिन वहां फिर वही पुराना सिलसिला शुरू हो गया। दिव्या को लगता था कि ससुराल के लोग उस पर मानसिक दबाव बना रहे हैं। उसे महसूस होता था कि उसे कैद में रखा जा रहा है। इसी मानसिक दबाव और अपनी पुरानी जिंदगी की चाहत में दिव्या ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने मग्न की दुनिया उजाड़ दी। वो अपने छोटे से बेटे और मग्न को बिना बताए या बिना किसी ठोस कारण के छोड़कर मुंबई भाग गई। मुंबई पहुंचकर उसने फिर से वही पुरानी जिंदगी शुरू कर दी जिसे वो छोड़कर आई थी, होटलों के डांस बार में काम करना। यहीं से मग्न और दिव्या के रिश्ते में कभी न भरने वाली दरार आ गई। मुंबई की इसी चमक धमक वाली दुनिया में दिव्या की मुलाकात महाराष्ट्र पुलिस के कांस्टेबल दीपक सोनवणे से हुई, जिसने इस कहानी को एक खौफनाक मोड़ दे दिया। 17 अप्रैल 2025 की वो रात मग्न की बर्बादी की शुरुआत थी, जब दीपक और दिव्या पनवेल के सप्तगिरी डांस बार में मिले। दीपक वहां डांस देखने आया था और दिव्या के अंदाज ने उस पर ऐसा जादू किया कि वो पहली ही मुलाकात में उसका दीवाना हो गया। दीपक खुद शादीशुदा था और 2 बच्चों का पिता था, लेकिन दिव्या के आकर्षण में वो सब कुछ भूल गया। उस रात बार बंद होने के बाद दोनों एक प्राइवेट रूम में मिले। दीपक के मन में दिव्या के लिए हवस थी और दिव्या के मन में दीपक के पुलिस वाले रुतबे और उसके पैसे को लेकर लालच। दीपक ने उसी रात 3 बार में कुल 14,000 रुपए ऑनलाइन दिव्या को भेजे। दिव्या को तो बस पैसों की तलाश थी। उसे दीपक के रूप में एक नया एटीएम मिल गया था। इसके बाद दोनों के बीच चैटिंग, वीडियो कॉल और मुलाकातों का दौर शुरू हो गया। दिव्या ने दीपक के सामने फिर से वही पुराना नाटक रचा। उसने दीपक को अपनी झूठी कहानी सुनाई कि वो अनाथ है, उसका दुनिया में कोई नहीं है और वो मजबूरी में ये काम कर रही है। उसने ये सच छिपा लिया कि हरियाणा के एक गांव में उसका पति और बच्चा उसका इंतजार कर रहे हैं। दीपक को उस पर तरस आने लगा और उसने दिव्या पर पैसा लुटाना शुरू कर दिया। 20 अप्रैल से 16 मई के बीच ही उसने 56,000 रुपए दिव्या को भेज दिए। लेकिन दीपक कोई दानवीर नहीं था, वो एक पुलिस वाला था और उसे पता था कि वसूली कैसे की जाती है। जब उसे लगा कि उसने दिव्या पर बहुत पैसा खर्च कर दिया है, तो उसने दिव्या के साथ मिलकर मग्न की संपत्ति को हड़पने और उसे लूटने की एक बड़ी साजिश रचनी शुरू कर दी। दीपक सोनवणे और दिव्या के बीच का रिश्ता अब केवल आकर्षण तक सीमित नहीं रह गया था, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश में तब्दील हो चुका था। दीपक को लगने लगा था कि वह दिव्या पर काफी पैसा लगा चुका है और अब समय आ गया है कि इस निवेश का मुनाफा वसूला जाए। उसने दिव्या को विश्वास में लिया और अपनी आर्थिक तंगी का झूठा रोना रोया। दीपक ने दिव्या से कहा कि उसे महाराष्ट्र पुलिस में अपना प्रमोशन रुकवाने से बचाने या आगे बढ़ने के लिए 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। दिव्या, जो खुद मग्न की दौलत पर नजर गड़ाए बैठी थी, उसने दीपक के साथ मिलकर मग्न को लूटने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया।
अब दिव्या ने मुंबई से ही मग्न के मोबाइल पर फोन और मैसेज के जरिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने मग्न को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया और उसे यकीन दिलाया कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मग्न, जो अपनी पत्नी के वियोग में पहले ही टूट चुका था और उसे किसी भी कीमत पर वापस पाना चाहता था, वो एक बार फिर उसके झांसे में आ गया। मग्न को यह नहीं पता था कि वह जो पैसा अपनी पत्नी की मदद के लिए भेज रहा है वो असल में उसके प्रेमी की जेब में जाने वाला है। 9 जून को मग्न ने अपने बैंक खाते से दिव्या के HDFC बैंक खाते में 2 किस्तों में 96,000 रुपए और 94,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही ये रकम दिव्या के पास पहुंची, उसी दिन उसने 49,490 रुपए के 2 ट्रांजैक्शन दीपक के खाते में कर दिए। अगले ही दिन यानी 10 जून को फिर से उसी राशि के 2 और ट्रांजैक्शन दीपक को किए गए। इस तरह मग्न की मेहनत और जमीन की कमाई के करीब 1,96,000 रुपए सीधे पुलिस कांस्टेबल दीपक सोनवणे के पास पहुंच गए। कुछ समय बीतने के बाद जब मग्न ने अपने खातों और दिव्या के व्यवहार की छानबीन की तो उसे इस लेन देन की भनक लग गई। उसे पता चला कि दिव्या ने सारा पैसा किसी दीपक नाम के व्यक्ति को भेजा है। जब मग्न ने इस बारे में दिव्या से सवाल किया तो दिव्या ने सफाई देने के बजाय उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। दोनों के बीच फोन पर घंटों तीखी बहस होने लगी। मग्न को अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि दिव्या उसे केवल एक ATM की तरह इस्तेमाल कर रही है। रिश्तों में आई ये दरार तब एक गहरी खाई बन गई जब दिव्या और दीपक ने मग्न को मानसिक रूप से पूरी तरह खत्म करने का फैसला किया। 30 मई 2025 की रात को दिव्या और दीपक एक होटल के कमरे में मिले और वहां उन्होंने जानबूझकर अपनी कुछ आपत्तिजनक वीडियो बनाई। दिव्या ने वो वीडियो मग्न के WhatsApp पर भेज दी। उस वीडियो को देखना मग्न के लिए किसी मौत से कम नहीं था। जिस पत्नी के लिए उसने अपने माँ बाप से बगावत की, जिसके लिए करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद डिलीवरी बॉय की नौकरी की, वही पत्नी किसी और के साथ हमबिस्तर थी और उसे नीचा दिखाने के लिए वीडियो भेज रही थी। मग्न का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वो रातों को सो नहीं पाता था और हर वक्त वही तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूमती रहती थी। साजिश का अगला हिस्सा और भी खौफनाक था। दिव्या और दीपक अब मग्न पर इस बात का दबाव बनाने लगे कि वो अपनी पुश्तैनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा बेच दे। उनका प्लान था कि जमीन बेचकर जो करोड़ों रुपए आएंगे उससे वे मुंबई में एक आलीशान फ्लैट खरीदेंगे और ऐश की जिंदगी जिएंगे। दिव्या ने मग्न को यहां तक कह दिया कि वो अपने पिता की हत्या कर दे या उन्हें रास्ते से हटा दे ताकि जमीन जल्दी बेची जा सके। 18 जून 2025 का दिन इस पूरी कहानी का सबसे काला दिन साबित हुआ। मग्न ने दिव्या की एक सहेली रवीना के जरिए कॉन्फ्रेंस कॉल पर दिव्या से बात की। ये मग्न की आखिरी कोशिश थी अपनी पत्नी को समझाने की। कॉल के दौरान मग्न रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था कि दिव्या, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं अंदर से मर चुका हूं। लेकिन दिव्या के दिल में दया का एक कतरा भी नहीं था। वो गुस्से में तमतमाई हुई थी और उसने मग्न को सरेआम फोन पर धमकी देते हुए कहा, अगर तुझे इतनी ही दिक्कत है तो मर जा, नहीं तो मैं खुद वहां आकर तुझे जान से मार दूंगी। ये सुनकर मग्न का बचा कुचा हौसला भी टूट गया। उसे समझ आ गया कि जिस औरत को उसने अपनी दुनिया माना था वही उसकी मौत की दुआ कर रही है। फोन कटने के कुछ ही देर बाद मग्न ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उसने मरने से पहले अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड किया। उस वीडियो में मग्न की आंखों में आंसू थे और आवाज में भारी दर्द। उसने पूरी सच्चाई बयां की कि कैसे दिव्या ने उसे धोखा दिया, कैसे दीपक सोनवणे ने उसके साथ मिलकर उसे लूटा और कैसे वे दोनों उस पर जमीन बेचने और अपने पिता को मारने का दबाव बना रहे थे। मग्न ने उस वीडियो में साफ तौर पर अपनी मौत के लिए दिव्या और दीपक को जिम्मेदार ठहराया। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मग्न ने मौत को गले लगा लिया। जब गांव में मग्न की मौत की खबर फैली तो पूरे रोहतक में सन्नाटा पसर गया।
किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना संपन्न और खुशहाल युवक इस तरह अपनी जान दे देगा। मग्न के जाने के बाद वो सुसाइड वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। पुलिस हरकत में आई और मग्न के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। जांच की आंच जब मुंबई पहुंची तो पुलिस ने दिव्या को धर दबोचा। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए और उसकी पिछली शादी का सच भी सामने आ गया। हालांकि कानून की पेचीदगियों के कारण दिव्या को बाद में जमानत मिल गई और दीपक सोनवने, जिसने अपनी वर्दी की आड़ में ये सारा खेल खेला था, उसने पहले ही अग्रिम जमानत ले ली थी। मग्न तो चला गया, लेकिन वो पीछे छोड़ गया एक ऐसा बूढ़ा बाप जिसकी लाठी टूट चुकी थी और एक मासूम बेटा जिसका भविष्य उसकी अपनी मां ने ही अंधकार में डाल दिया था। डोब गांव के लोग आज भी जब मग्न के घर के पास से गुजरते हैं तो उन्हें उस सीधे सादे लड़के की याद आती है जिसने प्यार के नाम पर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, पर बदले में उसे सिर्फ मौत मिली। ये कहानी इस बात का गवाह है कि कैसे एक इंसान का अंधा लालच और दूसरे का अंधा विश्वास एक हंसते खेलते परिवार को राख की ढेरी में बदल सकता है। मग्न सुहाग की मौत आज भी इंसाफ के इंतजार में है और समाज के लिए ये एक कड़वा सबक है कि डिजिटल दुनिया के रिश्तों के पीछे छिपी असलियत कितनी भयावह हो सकती है। अब दूसरी कहानी शुरू करते हैं। ओडिशा के बालेश्वर बालासोर जिले की ये घटना किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है, लेकिन इसकी सच्चाई रूह कपा देने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है 25 दिसंबर की उस ठंडी रात से जब पूरा शहर क्रिसमस के जश्न में डूबा था। बालेश्वर के प्रसिद्ध होटल सूरज के रिसेप्शन पर रात के वक्त 3 लोग दाखिल होते हैं। इनमें 2 युवक थे और एक महिला। उनके चेहरे पर किसी तरह का तनाव नहीं था, बल्कि वे एक सामान्य पर्यटक की तरह व्यवहार कर रहे थे। होटल के रजिस्टर में एंट्री की गई और उन्होंने कमरा नंबर 502 बुक किया। नियमानुसार उन्होंने अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा की और चाबी लेकर 5वीं मंजिल की ओर चले गए। होटल के कर्मचारियों के लिए ये एक रूटीन चेक इन था। रात के शुरुआती घंटों में कमरा नंबर 502 से हल्की बातचीत की आवाजें आ रही थी, जो एक सामान्य बात थी। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आधी रात को पार कर गई, उस कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। होटल का नाइट स्टाफ गलियारे में चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि बंद दरवाजे के पीछे मौत का तांडव होने वाला है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें बालेश्वर शहर पर पड़ी तो होटल सूरज में हलचल शुरू हुई। हाउसकीपिंग स्टाफ ने सफाई और चेकआउट के लिए कमरा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। कई बार बेल बजाने और दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो होटल मैनेजर को अनहोनी की आशंका हुई। होटल प्रबंधन ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया। पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि दरवाजा अंदर से पूरी तरह लॉक था। काफी कोशिशों के बाद जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुई तो कमरे का नजारा देखकर सबकी सांसें थम गई। कमरे के बीचों बीच फर्श पर एक युवक की लाश पड़ी थी। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था और शरीर बेजान हो चुका था। मृतक की पहचान आकाश मोहंता के रूप में हुई। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि उसके साथ आए बाकी 2 लोग, एक पुरुष और एक महिला, कहां गायब हो गए। कमरा अंदर से बंद था, फिर भी वे लोग वहां नहीं थे। पुलिस ने तुरंत होटल के चप्पे-चप्पे में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस के सामने पूरी सच्चाई की पहली परत खोली। फुटेज में साफ दिखा कि 25 दिसंबर की रात तीनों एक साथ हंसते बोलते होटल में आए थे, लेकिन देर रात जब होटल का स्टाफ गहरी नींद में था या अपने काम में व्यस्त था, वही युवक और महिला दबे पाव कमरे से बाहर निकले और बहुत ही शातिराना तरीके से होटल से फरार हो गए। वे इस तरह निकले कि किसी की नजर उन पर न पड़े। अब पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था कि यह कोई प्राकृतिक मौत नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या है। पुलिस ने जब होटल में जमा किए गए आईडी प्रूफ की गहराई से जांच की तो एक और बड़ा खुलासा हुआ।
आकाश मोहंता का आधार कार्ड तो असली था, लेकिन उसके साथ आए चंद्र सिन्हा और जयमामिनी सिन्हा के आधार कार्ड पूरी तरह फर्जी थे। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए पहले से ही नकली दस्तावेजों का इंतजाम कर रखा था। पुलिस ने आकाश के असली आधार कार्ड पर दिए गए पते के जरिए उसके परिवार को सूचित किया। मयूरभंज जिले के बजाम्बनी गांव से जब आकाश के परिजन बालेश्वर पहुंचे तो वहां चीख पुकार मच गई। घरवालों ने एक बेहद अहम जानकारी दी। आकाश घर से अपने सबसे पक्के दोस्त चंद्र सिन्हा के साथ निकला था। यह जानकारी मिलते ही पुलिस की जांच की दिशा साफ हो गई। पुलिस ने मयूरभंज और आसपास के जिलों में जाल बिछाया। आखिरकार तकनीकी सर्विलांस की मदद से मुख्य आरोपी चंद्र सिन्हा को मयूरभंज से और उसकी प्रेमिका जयमामिनी को जाजपुर जिले से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई तो इस खौफनाक वारदात के पीछे की जो कहानी निकल कर आई वो हवस और दोस्ती के कत्ल की एक घिनौनी दास्तान थी। चंद्र सिन्हा, जिसकी उम्र महज 22 साल थी, वो आकाश का बहुत करीबी दोस्त था। चंद्र की मुलाकात कुछ समय पहले 27 साल की जयमामिनी से एक रिक्शा यात्रा के दौरान हुई थी। जयमामिनी 2 बच्चों की मां थी और अपने पति से अनबन के कारण अलग रह रही थी। पहली ही मुलाकात में चंद्र उसके शारीरिक आकर्षण में बंध गया था। दोनों के बीच फोन पर बातें शुरू हुई और जल्द ही उनके बीच एक अवैध रिश्ता कायम हो गया। चंद्र अक्सर जयमामिनी से मिलने उसके घर जाने लगा था और जब भी मौका मिलता वे दोनों होटल में वक्त बिताते थे। चंद्र ने अपनी इस गुप्त प्रेम कहानी के बारे में अपने दोस्त आकाश को बता दिया था। आकाश, जो 30 साल का था, वो चंद्र की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे लगता था कि चंद्र सिर्फ डींगे मार रहा है। इसी यकीन और शक के बीच आकाश के मन में भी जयमामिनी को लेकर गंदे विचार आने लगे। उसने चंद्र को चुनौती दी कि अगर वो सच बोल रहा है तो वो उसे जयमामिनी से मिलवाए। आकाश की नीयत डोल चुकी थी और वो अपने ही दोस्त की प्रेमिका पर नजर गड़ाए बैठा था। उसने एक ऐसी योजना बनाई जिसने उन तीनों को बालेश्वर के उस मौत के कमरे तक पहुंचा दिया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद चंद्र सिंह और जयमामिनी ने जो बयान दिए उसने बालेश्वर पुलिस को भी सन्न कर दिया। दोस्ती और हवस की ये कहानी अब अपने उस खौफनाक मोड़ पर थी जहां खून बहना लाजमी हो गया था। आकाश ने जब चंद्र पर दबाव बनाया कि वो जयमामिनी से मिलना चाहता है तो चंद्र के पास कोई रास्ता नहीं बचा। आकाश ने बड़ी चालाकी से एक बहाना बुना। उसने घर पर और जयमामिनी को बताया कि उसे बालेश्वर में 28 दिसंबर को होने वाली होमगार्ड भर्ती परीक्षा में शामिल होना है, इसलिए उसे शहर जाना पड़ेगा। इसी बहाने उसने चंद्र और जयमामिनी को साथ चलने के लिए राजी कर लिया। 25 दिसंबर की दोपहर चंद्र अपनी बाइक पर आकाश को लेकर निकला और रास्ते में बैटनाटी से जयमामिनी को साथ लिया। जयमामिनी पहले तो तीसरे शख्स आकाश को देखकर हिचकिचाई, लेकिन चंद्र ने उसे यकीन दिलाया कि आकाश उसका पक्का दोस्त है और वो उनके बीच में नहीं आएगा। बालेश्वर पहुंचकर उन्होंने होटल सूरज में कमरा लिया। कमरे में पहुंचते ही खेल शुरू हुआ। चंद्र ने अपनी योजना के अनुसार आकाश को शराब लाने के लिए बाहर भेज दिया। जैसे ही आकाश कमरा छोड़कर गया, चंद्र और जयमामिनी ने एकांत का फायदा उठाया और शारीरिक संबंध बनाए। जब आकाश शराब लेकर वापस लौटा तो उसे कमरे के माहौल से सब समझ आ गया। शराब का दौर शुरू हुआ और तीनों ने जमकर नशा किया। नशे की हालत में इंसान की दबी हुई इच्छाएं बाहर आने लगती हैं। आकाश, जो पहले से ही जयमामिनी पर नजर रखे हुए था, शराब के नशे में अपना आपा खो बैठा। आधी रात के वक्त जब चंद्र और जयमामिनी बिस्तर पर थे, आकाश ने मर्यादा की सारी दीवारें तोड़ दी। उसने जयमामिनी के साथ संबंध बनाने की जिद शुरू कर दी। जयमामिनी ने उसे साफ मना किया और चंद्र ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आकाश पर जुनून सवार था। जब उसे लगा कि उसकी दाल नहीं गलेगी तो उसने ब्लैकमेलिंग का सहारा लिया।
आकाश ने चिल्लाते हुए धमकी दी कि अगर जयमामिनी ने उसकी बात नहीं मानी तो वो गांव वापस जाकर उन दोनों के इस अवैध रिश्ते का भंडाफोड़ कर देगा। वो चंद्र की पत्नी को भी सब बता देगा और जयमामिनी के परिवार में भी आग लगा देगा। ये सुनते ही चंद्र सिंह का खून खौल उठा। उसे लगा कि उसकी नईनवेली शादीशुदा जिंदगी और उसकी प्रेमिका दोनों ही आकाश के कारण बर्बाद हो जाएंगे। कमरे के भीतर तीखी बहस शुरू हो गई। आकाश नशे में धुत होकर जयमामिनी की ओर झपटा। चंद्र ने उसे पीछे धकेला, जिससे आकाश फर्श पर गिर पड़ा। गिरने के बावजूद आकाश गालियां देता रहा और चिल्लाने की धमकी देता रहा। चंद्र को लगा कि अगर आकाश आज जिंदा बचकर इस कमरे से बाहर निकला तो वो उनकी जिंदगी नर्क बना देगा। गुस्से और डर के इसी मेल ने चंद्र को हत्यारा बना दिया। चंद्र ने फुर्ती से आकाश के दोनों पैर पकड़ लिए और उसे जमीन पर दबोच लिया। उसी वक्त जयमामिनी ने, जो खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी, अपने हाथों से आकाश का गला घोंटना शुरू कर दिया। आकाश ने बचने के लिए हाथ पैर मारे, तड़पा, लेकिन शराब के नशे और 2 लोगों की ताकत के आगे वो बेबस था। कुछ ही मिनटों में आकाश का शरीर शांत पड़ गया। उसकी मौत हो चुकी थी। हैरानी की बात तो यह है कि कत्ल करने के बाद भी उन दोनों के सिर पर सवार हवस कम नहीं हुई। पुलिस पूछताछ में यह बात सामने आई कि आकाश की लाश बगल में फर्श पर पड़ी थी और उन दोनों ने उसी बिस्तर पर दोबारा संबंध बनाए। कत्ल का कोई पछतावा उनके चेहरों पर नहीं था। सुबह होने से पहले जब होटल का गलियारा सूना था, दोनों ने अपना सामान समेटा और दबे पांव होटल से निकल गए। उन्होंने सोचा था कि नकली आधार कार्ड की वजह से पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन वे ये भूल गए थे कि आकाश का असली आधार कार्ड कमरे में ही रह गया था, जिसने उनकी मौत का वारंट लिख दिया। पुलिस ने जब कड़ी से कड़ी जोड़ी तो चंद्र सिन्हा मयूरभंज में अपने घर पर सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, जबकि जयमामिनी जाजपुर में छिपी हुई थी। आज दोनों सलाखों के पीछे हैं। बालेश्वर की यह घटना हमें सिखाती है कि जब दोस्ती में हवस और धोखे का जहर घुलता है तो अंजाम ऐसा ही रूह कंपा देने वाला होता है। पुलिस ने मामले की चार्जशीट दाखिल कर दी है और अब मामला अदालत में विचाराधीन है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियां। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।